हाय दोस्तों। अब तक हमने कैश फ्लो का अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हम पहले बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड देन कैश फ्लो का ही एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि कैश फ्लो का कौन सा आइटम कहाँ जाता है। ओके डन। कैश फ्लो का कौन सा आइटम किस साइड में जाता है, लाइक कौन सा ऑपरेटिंग में जाएगा, कौन सा फाइनेंसिंग में जाएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो सारे लगभग सारे आइटम का यहाँ पे ओके ना, लाइक मैंने यहाँ पे सारे आइटम्स का जितना हो सका है ना, मैक्सिमम आइटम मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। एंड अब हम देखेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ जाता है। ओके सो एज पर नॉर्मल बिजनेस एंड एज पर फाइनेंसिंग, लाइक नॉन फाइनेंस बिजनेस एंड फाइनेंस बिजनेस हम दोनों देखने वाले हैं, ठीक है। हम नॉन फाइनेंस एंड फाइनेंस दोनों के हिसाब से देखेंगे। आई एम गोइंग टू क्रिएट वन सेग्रीगेशन हियर, ओके ना, लाइक एक सेपरेशन यहाँ क्रिएट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सिर्फ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहां लिखते हैं क्या, फाइनेंस बिजनेस, ओके, एंड यहां लिखते हैं नॉन फाइनेंस, ओके, नॉन फाइनेंस, ओके। एक नंबर में ओके ना, एक नंबर में क्या है यहाँ पे बोले इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। तो एक फाइनेंस बिजनेस के लिए ये क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ओके ना। फाइनेंस बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। वेल्स नॉन फाइनेंस बिजनेस के लिए जो रहेगा ना वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रीजन क्या है इसका, क्योंकि इंटरेस्ट जो वो रिसीव करेगा ना तो वो किस वजह से करेगा, किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट के वजह से कर रहा है, ओके। दैट्स व्हाई वो फाइनेंस बिजनेस के लिए फाइनेंस बिजनेस एंड नॉन फाइनेंस बिजनेस, ओके ना। क्या बोला मैंने, एक तो बोला मैंने फाइनेंस बिजनेस, एक नॉन फाइनेंस बिजनेस, ओके ना। तो फाइनेंस बिजनेस के लिए ये हो जाएगा ऑपरेटिंग, वेल्स नॉन फाइनेंस बिजनेस के लिए इन्वेस्टिंग हो जाएगा, ओके। डिविडेंड रिसीव्ड, तो डिविडेंड क्यों रिसीव करते हैं, क्योंकि हमने शेयर किसी कंपनी का खरीदा है। अगर बिजनेस का काम फाइनेंस का है, मतलब उसको शेयर खरीदना बेचना, डिविडेंड आना, डिविडेंड आना, लोगों को देना, ओके ना, ये सारा काम तो है, बट डिविडेंड आना इज ऑपरेटिंग फॉर देम, ओके ना। डिविडेंड रिसीव इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वेयर एज नॉन फाइनेंस बिजनेस के लिए डिविडेंड रिसीव क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं शेयर में लगाएंगे, इनका काम क्या है, अदर वर्क है, ठीक है। अदर वर्क इन द सेंस अगर सब्जी का बिजनेस है तो ये लाइक आलू धनिया प्याज सब्जी यही सब बेचेंगे, ओके ना। अगर बिजनेस है टीचिंग का तो ही विल कलेक्ट फी, दैट विल बी हिज ऑपरेटिंग इनकम, बट डिविडेंड इनकम इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम फॉर ऑल बिजनेसेस, ठीक है। ओनली जो बिजनेसेस फाइनेंस बिजनेस होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए डिविडेंड इनकम इज ऑपरेटिंग, कि उनका काम ही है कि पैसे से पैसा कमाना है। बट जिनको बिना पैसे के अलावा कोई सर्विस या गुड्स देकर पैसा कमाना, उनका डिविडेंड क्या हो जाता है, डिविडेंड इनकम जो होता है ना वो क्या हो जाता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है, वेयर एज इन्वेस्टिंग इनकम होता है, बिकॉज दे हैव मेड इन्वेस्टमेंट समवेयर एंड दे हैव अर्न दैट आइदर इंटरेस्ट और दैट डिविडेंड, ओके डन है। देन इंटरेस्ट पेड, अगर फाइनेंस बिजनेस है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी, नॉन फाइनेंस बिजनेस है तो ये ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। नॉन फाइनेंस बिजनेस के लिए इंटरेस्ट पे करना इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज इंटरेस्ट पे किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसके लिए लोन हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि अगर ऑपरेटिंग बिजनेस है तो उसका तो काम है कंटिन्यूअसली पैसा लेना, कभी डिपॉजिट रिसीव करेगा, कभी ये कैश डिपॉजिट रिसीव करेगा, बैंक डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट डिपॉजिट, व्हाटएवर ही विल रिसीव, ही विल हैव कंटिन्यूअसली मनी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। उसको पैसे से पैसा कमाना है एंड पैसे खर्च करके भी पैसा कमाना है, दैट्स व्हाई ही विल पे इंटरेस्ट, ओके, एंड दैट विल बी ऑपरेटिंग फॉर देम। बट अगर बिजनेस का काम है कि भाई हमें लोन नहीं लेना है, रीजन यह है कि मेरा कोई नॉर्मल सा बिजनेस है तो मैं लोन लूंगा तो वो फाइनेंस कराना हो जाएगा, ठीक है ना। एंड वो फाइनेंस कराना इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फाइनेंस कराने पे उसमें अगर फाइनेंस हो रहा है तो उस पर मिलने वाला पैसा, उस पर जाने वाला पैसा सब फाइनेंसिंग में आता है, ठीक है। सो इंटरेस्ट पेड इज फाइनेंसिंग फॉर नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, वेयर एज ऑपरेटिंग फॉर फाइनेंशियल बिजनेस, ओके। देन डिविडेंड पेड, सो डिविडेंड पेड क्या होता है ना, हर बिजनेस के लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होता है।
ईच एंड एवरी बिजनेस के लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। रीजन, क्योंकि अगर डिविडेंड पे कर रहा है इट मींस इसने शेयर इशू किया था, एंड शेयर इशू करने का मतलब ही होता है कि पब्लिक से पैसा लेना, एंड पब्लिक से पैसा लेना शेयर इशू करके इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, इट मींस व्हाट कि मनी का तो बिजनेस है बट इसने कैपिटल जो जनरेट किया ना दैट इज फ्रॉम लोन। बात समझ में आया? कैपिटल जनरेट किया है दैट इज फ्रॉम पब्लिक, दैट्स व्हाई ये फाइनेंस हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल पैसा रिसीव किया होता, ओके, कि आपका पैसा है यहां रखा हुआ है, इस पे हम इंटरेस्ट कमा रहे हैं, इंटरेस्ट आपको भी दे रहे हैं एंड आपको जमीन तब ले जाइए, बट दिस इज शेयर, तो शेयर का पैसा कहीं जाता नहीं, यू बिकेम ओनर। ओके ना, तो लाइक शेयर होल्डर विल बिकेम ओनर। ओके, सो ये एक तरह से क्या हो गया, लाइक डिविडेंड पे करना पड़ रहा है। रीजन भी है कि हमने पब्लिक से पैसा लिया, पब्लिक का पैसा इज टाइप ऑफ लोन। ओके ना, दैट्स व्हाई dividend paid is financing activity for finance business as well as non-finance business. Clear है? Then purchase of goodwill. So ये ना दोनों के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ पेटेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि एसेट्स का खरीदना एंड बेचना इज ऑलवेज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड किसी भी बिजनेस का काम थोड़ी ना होगा गुडविल बेचते हैं हम पेटेंट बेचते हैं, नो, दैट इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है, पेटेंट बेचने का काम नहीं होता है कोई, ठीक है। देन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लियर बात है कि इन्वेस्टमेंट खरीद रहा है। सो फाइनेंस बिजनेस का तो काम है, दैट्स व्हाई उसके लिए ऑपरेटिंग हो जाएगा, बट नॉन फाइनेंस बिजनेस का काम इन्वेस्टमेंट खरीदना नहीं है, उससे पैसा जनरेट करना नहीं है, अदर देन इन्वेस्टमेंट जो भी उसका पर्सनल लाइक एक्चुअल वर्क है, आइदर प्रोडक्शन, सर्विस, गुड सेल, व्हाटएवर, उससे वो पैसा कमाता है, दैट्स व्हाई ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में फाइनेंस कंपनी विल बी ऑपरेटिंग, वेयर एज नॉन फाइनेंस कंपनी अगर सेल करता है इन्वेस्टमेंट तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अभी तक में कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है, ठीक है ना, कि फाइनेंस बिजनेस के लिए फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज उसके लिए ऑपरेटिंग होते हैं, रीजन बिहाइंड कि वो उनका वही काम होता है। बात समझ में आया? ओके, देन कमीशन एंड रॉयल्टी रिसीव, सो ये ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, आइदर फाइनेंस बिजनेस हो चाहे नॉन फाइनेंस बिजनेस हो, बट जनरली नॉन फाइनेंस बिजनेस ही रॉयल्टी वगैरह मैक्सिमम रिसीव करते हैं, बट कमीशन वगैरह तो होता है ना, तो फाइनेंस बिजनेस कमीशन तो रिसीव करेगा ना, ऑब्वियस बात है, कमीशन ब्रोकरेज उनको मिलेगा। सो उनको जो फाइनेंस बिजनेस अगर कमीशन एंड ब्रोकरेज अर्न कर रहा है, इट मींस कि कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग से रिलेटेड काम लाइक फाइनेंशियल का वर्क को करके एंड देन दे आर अर्निंग ब्रोकरेज, सो दैट्स वो उनके लिए ऑपरेटिंग हो जाएगा। ओके, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट बाय अ फाइनेंस कंपनी इज ऑपरेटिंग, कौन सा बिजनेस है? फाइनेंस बिजनेस, एंड इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, सो ऑब्वियस बात है कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट क्या होगा, और उसका काम है इन्वेस्टमेंट करना, उसका बिजनेस अर्न उसी से होता है, बिजनेस का अर्निंग, दैट्स व्हाई। बट नॉन फाइनेंस बिजनेस के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। क्लियर है? देन आते हैं डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर, शेयर पे डिविडेंड पेड नहीं है, ध्यान में, डिविडेंड रिसीव्ड है। डिविडेंड कब रिसीव होता है? जब हम शेयर में पैसा लगाते हैं, तो फाइनेंस कंपनी का वर्क इज कि शेयर में पैसा लगाते हैं, कभी लोन देते हैं, कभी ये करते हैं, सारा पैसे से रिलेटेड, दैट्स व्हाई ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। बट नॉन फाइनेंस के लिए क्या हो जाएगा? तो डिविडेंड रिसीव करना इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, देन रेंट पेड, अब ध्यान से समझना, रेंट पेड इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये आता है। ओके, रीजन में रेंट जब पे करना होता है तो लगभग बिजनेस का क्या होता है कि रेंट इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, ठीक है, जो हर महीने होता ही होता है, आइदर फाइनेंसिंग बिजनेस आइदर नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स व्हाई ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। बट अगला क्वेश्चन क्या है? रेंट रिसीव इफ कंपनीज मेन बिजनेस इज प्रॉपर्टी बिजनेस, ठीक है, अब कंपनी का मेन बिजनेस ही प्रॉपर्टी बिजनेस है, देन ये क्या हो जाएगा? रेंट रिसीव जो होगा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। बट अगर अदर बिजनेस है तो वो रेंट रिसीव कर रहा है तो ये इन्वेस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज कि आपने फीस लिया बच्चों से, है ना, मान लो कि हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में पेशेंट से फीस लेके एक बिल्डिंग खरीद ली, उस बिल्डिंग से अब रेंट आ रहा है, तो व्हाट इट मींस व्हाट कि हॉस्पिटल ने क्या किया कि जो भी फीस था उस फीस से, उस इनकम से उसने क्या किया? एक प्रॉपर्टी बाय किया, तो प्रॉपर्टी खरीदना इज एन इन्वेस्टमेंट, सिंपल सा बात है, एसेट्स बाय करना, एंड अगर उससे रेंट आ रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट से रेंट आना, लाइक इन्वेस्टमेंट का इनकम इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डन। बट एक बिल्डर है, वो रेंट पे देकर पैसा कमा रहा है, तो उसके लिए वो ऑपरेटिंग हो जाएगा, रीजन ये कि उसका वही काम है, ठीक है, वो बिजनेस उसी से ऑपरेट करता है।
देन इनकम टैक्स पेड, ठीक है। तो बिजनेस का इनकम, जब बिजनेस का इनकम होगा उस पे इनकम टैक्स पे करेगा बिजनेस, तो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट के बाद हम नेट प्रॉफिट से ही इनकम टैक्स पे करते थे, हर बिजनेस करता है, ठीक है। देन इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, ठीक है ना। तो देखिए इनकम टैक्स रिफंड जो रिसीव होता है ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता है, ठीक है। और ये ना नेट टैक्स के लिए ना टैक्स में से माइनस हो जाता है, क्लियर बात है, ओके ना। लाइक टैक्स पेड में से माइनस कर लेते हैं पहले ही कि इतना पैसा तो नहीं दिए हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही जाएगा, ओके। इसका बस ट्रीटमेंट ये होगा कि टोटल टैक्स पे माइनस रिफंड, ओके, एंड देन फाइनल टैक्स का जो पेमेंट होता है वो दिखाते हैं कि पैसा गया, ठीक है। देन बैंक बैलेंस इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओके। सो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें लगता है कि सिर्फ 3 चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, बट वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट 3 चीज, वी आर स्टडिंग अबाउट 4 चीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड समथिंग इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब क्या कि हम कैश के बदले उस चीज को भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लाइक बैंक, अब डिमांड ड्राफ्ट हो गया, डीडी वगैरह हो गया, ओके ना, तो वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो जाएगा। चेक हो गया, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। डन। देन शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, सो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मींस कि डिमांड डिपॉजिट टाइप का है, ओके ना। सो ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, ठीक है। ध्यान रखना गाइस, मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ना पूरा आइटम एक बार में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मुझे एक्चुअली में क्या करना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराने। अभी तो ये वो सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बेस बनेंगे, ठीक है। देन आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल सिक्योरिटी, ओके। सो इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी जो होगा वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, ओके। डन। सो मतलब क्या है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी वो होता है, ठीक है, जो इजीली उसको ना हम एज अ पेमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है, एज अ पेमेंट उसको यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, ओके। क्लियर है गाइस? ओके, सो आगे क्या करते हैं। देन बोर्ड ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, ओके। सो प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर जो होता है ना, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। शेयर जो इशू कर रहे हैं उससे हमको पैसा आ रहा है, बट वो पैसा पब्लिक का है, ठीक है ना। इट मीन्स व्हाट कि आई एम टेकिंग क्रेडिट मनी फ्रॉम पब्लिक, ठीक है ना, और हम उसके ऊपर डिविडेंड वगैरह देंगे, नो डाउट, ठीक है ना। पब्लिक ओनर बनेगा, मतलब कैपिटल जो है ना वो बिजनेसमैन जो है ना, जो मैनेज कर रहा है बिजनेस, उसका खुद का नहीं है, वो सबको ओनर बना रहा है, एंड ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम अदर्स एज अ कैपिटल। सो एज अ कैपिटल जब हम किसी और से मनी लेते हैं ना, दैट इज व्हाट, दैट इज फाइनेंसिंग। बट अगर अपना ही मनी एज अ कैपिटल यूज करें तो वो इन्वेस्टिंग हो जाएगा, ओके, ठीक है। सो बट यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ये फाइनेंसिंग, ओके, दोनों बिजनेस के लिए। इट मींस व्हाट कि अगर कौन सा बिजनेस हो, फाइनेंस बिजनेस हो या नॉन फाइनेंस बिजनेस हो, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, ये प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ओके। देन प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिवेंचर, सो इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। देन डिविडेंड पेड ऑन शेयर, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, देन ये लॉन्ग टर्म ये क्या कहते हैं, उसके बाद डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, ठीक है। भले ही हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाते हैं, इनकम आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले गए, एक्सपेंस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस किए, बट हम उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जीरो करते हैं जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करते हैं, डिविडेंड रिसीव को क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं, ओके। जबकि डिविडेंड रिसीव तो पैसा आया तो प्लस होना चाहिए तो उसको माइनस करते हैं, डिविडेंड पेड हुआ है तो उसको प्लस कर देते हैं हम लोग कि उसका इफेक्ट जीरो हो जाए, ओके। देन आ रहा है यहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ओके। सो प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है वो क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया है, ओके, लोन से पैसा आ रहा है, ठीक है। सो इस वजह से ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ये भी फाइनेंसिंग, ये भी फाइनेंसिंग, इसमें पैसा आता है, ओके। देन रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसका पेमेंट कर रहा है, दैट मींस व्हाट कि वो भी क्या हो जाएगा, हमारे लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा, ठीक है।
देन बोला यहाँ पे वेदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही क्या होगा हमारे लिए फाइनेंसिंग, ठीक है, लोन का बात हो रहा है क्योंकि, ओके। देन आ रहा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस। तो गाइस डिवेंचर्स इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिवेंचर से पैसा आता है, सामने वाला मेरा क्रेडिटर बन जाता है, ठीक है। शेयर से पैसा आता है, सामने वाला बिजनेस का कंपनी का ओनर बन जाता है। प्रेफरेंस शेयर से पैसा आता है, सामने वाला कंपनी का ओनर तो नहीं बनता है बट एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर बन जाता है, ओके, ठीक है। देन ये तीनों क्या हो जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनका रिडेम्पशन विल आल्सो बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ओके। सो ये चला जाएगा अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर। सो हमने इक्विटी से पब्लिक में इशू किया, ठीक है, इक्विटी से पब्लिक में हमने इशू किया एंड देन वो शेयर को हम बाईबैक कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व विल आल्सो बी ट्रीटेड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डन, क्योंकि ये शेयर से प्रोसीड होता है। ओके गाइस, तो अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि यहां भी हमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगेन हमें आइडेंटिफाई करना है। सो परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ गुड्स तो नॉर्मल बिजनेस है, ओके ना। ऑफ कोर्स नॉर्मल बिजनेस ही कैश परचेज ऑफ गुड्स करेगा, फाइनेंसिंग बिजनेस नहीं करेगा, ओके। सो यहाँ पे उतना बाइफर्केशन में हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना। सीधा बात करते हैं हम लोग कि परचेज ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ओके। देन परचेज ऑफ शेयर ये हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, ठीक है। देन पेटेंट परचेज इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फॉर अ नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एज वेल एज फाइनेंशियल बिजनेस दोनों, ठीक है। पेटेंट परचेज करना इज अ व्हाट एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, डन। क्योंकि हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, यहां भी हम शेयर परचेज कर रहे हो तो एसेट्स परचेज कर रहे हैं, सिंपल सा बात, ओके। बाईबैक ऑफ शेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पे शेयर का परचेज कर रहे हैं, बाईबैक ऑफ शेयर नहीं हो रहा है, ध्यान, ओके ना। देन कैश रिसीव अगेंस्ट सर्विस रेंडर्ड, तो ये भी हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि सर्विस जो ली है उसके बदले हम सर्विस जो दी है उसके बदले कैश लिया, हमारा इनकम उसी सर्विस को देकर मिलता है, दैट्स व्हाई दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन, ऑफ कोर्स बात है कि हमारा अगर हमने कोई सर्विस लिया है उसके बदले हम कैश पे करें, इट मींस व्हाट कि हमारा बिजनेस का सर्विस है व्हिच आई एम टेकिंग फ्रॉम समवेयर, लाइक हमारा एसी खराब हो गया, हमारा बेंच टूट गया, व्हाटएवर, ओके ना। सो उससे हम क्या कह रहे हैं कि उन सब चीजों को बनवाए तो ये हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, ओके। देन सेल ऑफ बिल्डिंग विल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं एंड उससे पैसा आ रहा है। एसेट्स खरीदना इज इन्वेस्टिंग, तो उसको उस एसेट्स को बेचना इज आल्सो इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में पैसा आउटफ्लो हो जाएगा, सेल ऑफ परचेज ऑफ बिल्डिंग इज आउटफ्लो एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इज इनफ्लो ऑफ कैश, ओके। देन अगला है इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। तो जब बिल्डिंग सेल करेंगे है ना, उस पे इनकम टैक्स अगर पे कर रहा है तो वो हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, डन। देन डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि शेयर पे डिविडेंड पे करते हैं, डन। देन आ रहा है अगला पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन डिविडेंड पे, ओके। तो दिस विल आल्सो बी अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होने वाले इनकम के ऊपर भी अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं दैट विल बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन बोल रहा है बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, दिस विल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओके। देन बोल रहा है बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, तो यहां पे देखा था हमने, ध्यान दीजिएगा, ओके। क्या यहां पे इन्वेस्टमेंट इन शॉर्ट टर्म और मार्केटेबल सिक्योरिटी इज अ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट मींस व्हाट कि मार्केटेबल सिक्योरिटी का जो बैलेंस जो होगा ना वो भी हमारे लिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही होगा, डन। देन अगला आते हैं हम क्या, तो बोल रहे डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ओके। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है हम बैंक से अपने अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, फिर कैश क्रेडिट मतलब बैंक से कैश उधार ले रहे हैं, दैट इज लोन फॉर अ बिजनेस। नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा नॉन फाइनेंशियल बिजनेस के लिए, ओके। देन इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, तो अगर हम ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं दैट इज व्हाट फाइनेंसिंग, ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर रहे हैं दैट इज व्हाट फाइनेंसिंग। सो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट विल आल्सो बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्लियर है, क्लियर है। जितना लोन से रिलेटेड मैटर होगा ना मैक्सिमम
फाइनेंसिंग में ही जाएगा 99%। ठीक है, बहुत ही रेयर कोई केसेस होता है जो आता है वो भी फाइनेंस और लाइक फाइनेंसिंग बिजनेस से तो बहुत सारा हो जाएगा आपके लिए ऑपरेटिंग, बट नॉन फाइनेंसिंग बिजनेस के लिए सारा लोन से रिलेटेड जितना उधार लें सब फाइनेंसिंग में पिकते चले जाएंगे। ठीक है, बस उधार में गुड्स खरीदना, उधार में गुड्स बेचना इज नॉट अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस है जहां हम उधार में गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं, दैट्स व्हाई दैट विल बी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, देन आ रहा है अगला, बोल रहा है यहाँ पे कि अगेन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी, सो अगर हम किसी कंपनी का सिक्योरिटीज परचेज कर रहे हैं इट मींस कि शेयर्स वगैरह या डिवेंचर में पैसा लगा रहे हैं, तो दैट विल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, देन ब्रोकरेज पेड फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटी, सो जो सिक्योरिटी हम परचेज करेंगे उस पे हम ब्रोकरेज पे कर रहे हैं। ठीक है, इट मींस व्हाट कि ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का एक्सपेंस में आ जाएगा। ओके, देन बोला सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी। ठीक है, सो कंपनी के सिक्योरिटी को सेल करे मतलब हमने खरीदा था एक सिक्योरिटीज है ना, देन लाइक शेयर या डिवेंचर समथिंग आई हैव परचेज, तो वो क्या हो जाएगा इन्वेस्टिंग, उसी डिवेंचर को पे सेल कर रहे हैं। ओके ना, मतलब अपने कंपनी का इशू नहीं कर रहे हैं, हम किसी और कंपनी का खरीदे थे एंड उस पे उसको सेल कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डन, देन लोन्स इन एडवांसेस मेड, सो गाइस लोन्स इन एडवांसेस का मतलब होता है लोन देना, सो लोन लेना इज फाइनेंसिंग, लोन देना इज इन्वेस्टिंग। ठीक है, सो लोन देना तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ओके, क्योंकि लोन हम दे रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट मिला, इट मींस लोन देना इज इन्वेस्टमेंट है ना, दैट बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन रिसीट्स फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, सो लोन एंड एडवांसेस जो हमने लोन दिया था उससे हमें पैसा आया अगर इंटरेस्ट में या फिर लोन से एडवांसेस ही किसी ने पे किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मैंने किया था वही इन्वेस्टमेंट वापस आ रहा है हमारे पास, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ओके, देन हो रहा है इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटीज, सो हमने कोई शेयर खरीदा या फिर डिवेंचर खरीदा। ओके ना, एंड लाइक ऑब्वियस बात है डिवेंचर पे ही इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो हम इन्वेस्टमेंट लाइक डिवेंचर में इन्वेस्ट किए। ओके, सो दैट विल बी व्हाट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड उस पे इंटरेस्ट जो मिल रहा है ना वो भी हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनकम हो जाएगा। ओके, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। ओके, देन आ रहा है डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, सो ध्यान दीजिएगा डिविडेंड पेड नहीं लिखा है, डिविडेंड रिसीव लिखा है, इंटरेस्ट पेड नहीं लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव लिखा है। ओके, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनकम हो जाएगा। ओके, देन इंटरेस्ट पेड ऑन बोरेंस। ओके, तो अगर ये फाइनेंस बिजनेस होता तब क्या हो जाता है, तब तो ऑपरेटिंग होता, बट ये नॉन फाइनेंस बिजनेस का मैटर चल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा फाइनेंसिंग है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, देन डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर, तो वट एवर द बिजनेस विल बी। ठीक है ना, अगर वो शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रहा है इट मींस कि शेयर से पैसे लिया था एंड इस वजह से उनको पे कर रहा है, तो शेयर इशू करना एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिवेंचर इशू करना एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू करना इज आल्सो अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके, सो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, सॉरी dividend paid on dividend paid to shareholder will also be a financing activity. Okay, then बोल रहा है परचेज ऑफ शेयर, तो ध्यान दीजिएगा शेयर सेल करना एज इशू ऑफ शेयर, तो वो तो फाइनेंसिंग हो जाएगा, बट किसी कंपनी का हमने शेयर खरीदा दैट इज इन्वेस्टिंग, उसी कंपनी का फिर शेयर हम उसको बेच रहे हैं किसी और को, दैट इज इन्वेस्टिंग। ओके, सो परचेज ऑफ शेयर विल बी इन्वेस्टिंग। ओके, देन पेटेंट परचेज इज आल्सो इन्वेस्टिंग, क्योंकि एसेट्स परचेज कर रहा है, शेयर इज आल्सो ट्रीटेड एज एसेट्स इन अदर बिजनेस लाइक स्कूल कॉलेज वगैरह में है ना, या फिर हॉस्पिटल को ये वो शेयर खरीदे हुए तो वो एसेट्स हो जाएगा। ओके, देन तभी तो हम लोग एसेट्स लाइक शेयर रख के, शेयर गिरवी रख के कभी कभी हम लोन लेते हैं, तो शेयर गिरवी कैसे रख पाते हैं, हाउ वी कैन कीप शेयर एट द मॉर्गेज, तो ऑफ कोर्स बात है वो कि शेयर अगर मॉर्गेज में रख रहे हैं इट मींस क्या है वो हमारे लिए एसेट्स के समान है। ओके ना, एसेट्स है हमारे लिए, दैट्स व्हाई। ओके, देन कैश रिसीव अगेंस्ट सर्विस रेंडर्ड, तो सिंपल सा बात है हमने जो सर्विस दिया उसके बदले कैश आया, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेट्स कम टू 4 नंबर क्वेश्चन एंड बहुत ही जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा भी। देन बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमें डिसाइड करना अगर इनफ्लो है या आउटफ्लो है या फिर नो चेंज है, तो देखना सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, तो हमने ऑफिस फर्नीचर सेल किया तो उसके बदले पैसा आएगा, दैट इज इनफ्लो हो जाएगा। ओके, देन इंक्रीज इन कैशियल, कैशियल का मतलब होता है कि नगद बेचना, कैशियल का मतलब कैश नहीं बेचना, नगद बेचना, तो इट मींस व्हाट कि हमने कैश में सेल किया मतलब कि पैसा लिया और सामान दिया, तो दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश। ओके, देन आ रहा है पे इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर,
तो गाइस जब हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो हमें क्या होगा, पैसा आएगा या पैसा जाएगा? ऑफ कोर्स पैसा आएगा, ओके, इशू शेयर करने पे, है ना, शेयर इशू करने पे तो हमारा ये इनफ्लो हो जाएगा, ओके। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, दैट इज इनफ्लो अगेन, ओके, इनफ्लो ऑफ कैश, ध्यान में रखना, इनफ्लो ऑफ कैश। देन पेमेंट टू सप्लायर इज आउटफ्लो ऑफ कैश, क्या है? आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, लाइक पेमेंट कर रहे हैं। देन डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज नो इफेक्ट, ओके, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने ये पेन खरीदा, ओके, सो ये पेन मेरा 200 रुपए का था, एंड अब क्या है ना कि ये पेन मेरा 80 रुपए में बिकेगा, मतलब 20 रुपए मेरा ये डेप्रिसिएशन लग गया, ओके। सो ये जो डेप्रिसिएशन लगा है, अब मैंने 200 रुपए दिया, पहले दे दिया, तो एसेट्स परचेस किया, उस वजह से मेरा कैश का आउटफ्लो ऑलरेडी हो चुका है। अब क्या होगा कि मुझे कोई बोलता है कि अब मैं इसे 200 में नहीं खरीदूंगा, मैं तो 80 में खरीदूंगा, तो इट मींस व्हाट कि मेरा 20 रुपए कहीं चला गया क्या? 20 रुपए कहीं नहीं गया, इसी में है, बट वो कहीं जा नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पैसा 200 रुपए दे चुके हैं, तो अब हम प्रॉफिट में से 20 रुपए निकालेंगे, एक साइड रख देंगे कि भाई मेरा 20 रुपए तो डेप्रिसिएशन लग चुका है। तो ये बताओ कि जो डेप्रिसिएशन के लिए अमाउंट डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, तो वो अमाउंट रिजर्व में डाल रहे हैं ताकि हम खरीदेंगे इन फ्यूचर फिर से उस एसेट्स को। तो वो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो साइड में रखा गया है, ओके ना, इज दैट अमाउंट की कहीं चला गया? नहीं, वो क्या है, प्रॉफिट से अलग कर दिए हैं ताकि हम आगे किसी एक्सपेंसेस में उसी को मत इन्वॉल्व कर दे। बात समझना, जस्ट लाइक सैलरी से कोई आदमी उठाया पैसा, खुद सेविंग्स में डाल दिया, ओके, तो सेविंग्स में डालने वाला पैसा कहीं चला थोड़ी गया, वो मानता है कि चला गया, बट वो चला नहीं गया, वो उसी के पास है। कैश इन के अंदर इमरजेंसी कैश में उसको पक्का निकालेगा। मतलब क्या कि जब फाइनल कैश कितना है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो उसको काउंट करेगा कि मेरे पास इतना कैश अभी पड़ा हुआ है। बात समझ में? दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नो इफेक्ट, नो आउटफ्लो, नो इनफ्लो ऑफ कैश। देन अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अगेन इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में पूछ रहा है, ओके। सो इशुएंस ऑफ डिवेंचर, तो हम डिवेंचर इशू करेंगे तो कैश का इनफ्लो होगा, ओके, क्योंकि डिवेंचर इशू करेंगे तो हमको पैसा आएगा, ओके। देन मतलब सिंपल सा बात है गाइस कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो पैसा इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि अगर लोन लेंगे तो पैसा आएगा, उधार लेंगे पैसा आएगा, मतलब कि पैसा आएगा, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर लाइक ये डिवेंचर इशू करते हैं तो पैसा आता है। एंड देन इशुएंस ऑफ डिवेंचर टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। सो अब क्या हुआ कि एक मशीन है यहाँ पे, है ना, ये मशीन है, ओके ना, एंड उस मशीन को खरीदने के लिए हमने एक से डिवेंचर सर्टिफिकेट दिया उसको, ठीक है ना, डिवेंचर सर्टिफिकेट। यहाँ कैश का इन्वॉल्वमेंट है क्या? कैश का इन्वॉल्वमेंट 0 है, नो कैश इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना। मैंने उस सिक्योरिटीज का दाम रख दिया है 100 रुपया, ओके, एंड उसके बदले मैंने मशीन ले लिया, तो कैश का आउटफ्लो भी नहीं हुआ, इनफ्लो भी नहीं हुआ। That's why there's no effect. That is no effect. Okay, no effect. Okay, on cash. No effect on cash. ठीक है? Then purchase of own debenture of rupees 10,000 at 98%. Okay, ना मतलब कि 9,800 में ये क्या कर रहा है ना, अपना डिवेंचर खरीद रहा है जो कि 10,000 रुपए का था, ठीक है। It means what? कि यहां क्या कर रहा है, डिवेंचर खरीद रहा है अपना ही, सो कैश का आउटफ्लो तो हो रहा है, ओके ना, तो इट विल बी आउटफ्लो, ओके, क्योंकि परचेस करते कोई भी चीज परचेस करें तो आउटफ्लो ऑफ कैश तो होगा। देन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, सो जिससे हमने फाइनेंसिंग में डिवेंचर लिया था अब उसी को रिडेम कर रहे हैं, ओके ना, तो ये क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। देन यहां लिखा है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर। मतलब क्या कि मेरे पास ना एक इक्विटी शेयर का सर्टिफिकेट है, ओके ना, एक सेकेंड, ओके, इक्विटी का सर्टिफिकेट है, एंड मैंने बोला कि तुम ना अपना ये जो डिवेंचर का सर्टिफिकेट है ना वो दे दो, एंड इक्विटी का सर्टिफिकेट मेरे से ले लो, एंड तुम ओनर बन जाओ बिजनेस का, ओके, कंपनी का ओनर भी बन जाओ, ओके ना। तो हमने यहाँ कैश का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट किया नहीं, 100 का डिवेंचर था, हमने 100 का इक्विटी शेयर दे दिया उसे, कोई बात नहीं, बस रिडेम्पशन हो गया, डिवेंचर का रिडेम्पशन हो गया वहां पे, ओके, सर्टिफिकेट से ही, एंड कैश कहीं नहीं गया, बिजनेस कंपनी का कैश कंपनी में ही रह जाएगा, ओके। दैट्स व्हाई यहाँ पे नो इफेक्ट, दैट इज 0 इफेक्ट, ओके। मिटा इसलिए रहा हूं कि थोड़ा और जगह बचे तो कोई और चीज समझा पाऊं, ओके। देन इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, सो डिवेंचर पे जब इंटरेस्ट पे करेंगे इट मींस व्हाट कि आउटफ्लो अगेन, है ना, आउटफ्लो। यहां तो गाइस नो चेंज था, ओके ना, नो चेंज, ओके, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन कैश, ठीक है। देन आर इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज आउटफ्लो। देन
परचेज ऑफ पेटेंट्स, ठीक है, तो पेटेंट परचेज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा, ओके। देन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, सो ये नो इफेक्ट होगा गाइस, नो इफेक्ट ऑन कैश। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन का पैसा कहीं जाता नहीं है, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगता है तो हम पैसा साइड में करते हैं, दैट्स इट। इस पैकेट से निकाले, इस पैकेट में डाल लें कि ये पैसा कहीं खर्चा नहीं करना, हमको इससे फर्नीचर ही खरीदना है, दैट्स व्हाई। तो जब फर्नीचर खरीद लेंगे तब वो आउटफ्लो होगा, बट फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, दैट इज नॉट आउटफ्लो, ओके। क्यों? क्योंकि उसका तो सिर्फ वैल्यू घट रहा है ना, मैंने तो जो वैल्यू था वो पे कर दिया, अब सिर्फ इसका वैल्यू कम हो रहा है, इट मींस व्हाट कि दैट इज नॉट आउटफ्लो। ऐसा थोड़ी हो कि इसका जैसे जैसे वैल्यू कम हो रहा है मेरे पैकेट से पैसा गुम होता जा रहा है अपने आप, ऐसा नहीं होता है, ओके। देन ओल्ड फर्नीचर राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ, ओके ना, मतलब क्या कि पुराना फर्नीचर था, ठीक है ना, एंड हमने उसे लॉस में डाल दिया, ओके ना, कि भाई खत्म हो गया फर्नीचर, ओके, मैंने किसी को दिया भी नहीं वो फर्नीचर, ओके ना, कहीं सेल भी नहीं किया, दैट इज द ओनली राइट ऑफ, ठीक है, खत्म। सो दैट इज नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन कैश, कोई कैश ना आया ना गया, नथिंग। देन पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर प्रीवियस मंथ, ठीक है, तो यहां क्या होगा, ऑफ कोर्स आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, क्या हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है, क्योंकि हमने पेमेंट किया, ठीक है। देन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू प्रॉफिट। अब ध्यान देना है, इसको समझना, ये ना बहुत ही माइंड इंटेलिजेंट माइंड करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। लाइक यहाँ देखो, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट दिखा दे, प्रीवियस मंथ का आउटस्टैंडिंग रेंट है और इसका पेमेंट किया तो ये तो आउटफ्लो, बट इसका आउटफ्लो हो गया नहीं, ये आउटफ्लो नहीं होगा, ध्यान से समझना कैसे। सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, जैसे मान लो मैंने ना 10 लाख रुपए का एक एग्रीमेंट किया एडवर्टीजमेंट का, ठीक है ना, आई हैव डन 10 लाख रुपीज का एडवर्टीजमेंट का, एंड आई सेड क्या कि इसको ना 10 साल तक क्या करना है, 10 इयर्स तक एडवर्टीजमेंट चलते रहना चाहिए, ओके। अब क्या हुआ ना कि मैं जब 10 साल का, लाइक 10 लाख 10 साल, ओके, तो 10 से टाइम से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ना पर ईयर का एक्सपेंसेस क्रिएट हो रहा है 1 लाख रुपए, ओके। सो मैं क्या करूंगा ना कि 10 लाख रुपए अब तो पेमेंट कर चुका हूं, अब मेरे पास आउटफ्लो एक बार में 10 लाख हो चुका है, अब क्या करूंगा, मैं उस 10 लाख में से 9 लाख को एसेट्स मान लूंगा, क्यों, क्योंकि उसका वो इस साल का खर्च नहीं है, वो अगले 9 साल का खर्च है, इस साल का खर्च सिर्फ 1 लाख है, तो ये 1 लाख रुपए तो एक्सपेंस में ट्रीट हो जाएगा, ओके ना, बाकी का 9 लाख रुपए हमारा एसेट्स में ट्रीट हो जाएगा, ओके, ध्यान समझना। अब क्या होगा कि अगले साल फिर इस 9 लाख में से 1 लाख मैं राइट ऑफ करूंगा, सिर्फ कैश तो मेरा 10 लाख ऑलरेडी जा चुका है, अब ये 1 लाख जो राइट ऑफ किया, इज दैट कि मेरा कैश गया, नहीं, मेरा 9 लाख का एसेट था एज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, एंड नाउ दैट एसेट्स इज राइट ऑफ, ठीक है ना, तो ये कैश कहीं जा नहीं रहा है, बस हम एक्सपेंस के तौर पे माइनस कर रहे हैं कि ये एक्सपेंस इस साल का है, सो उस साल के एक्सपेंस में माइनस होगा, कैश मैंने अगले 10 साल का इस साल दे दिया, सो कैश का तो आउटफ्लो हो गया, बट यहां जो 1 लाख रुपया बता रहा है वो 1 लाख रुपया आउटफ्लो में नहीं जाएगा, दैट्स व्हाई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे, इट मींस व्हाट कि हमने 2022 में, है ना, एक एग्रीमेंट कर लिया 10 साल, तो 2022 से 10 साल कितना हो जाएगा, 2032, है ना, और मैं ना 2026 में ही आके 2026 में आके 1 लाख रुपए राइट ऑफ कर रहा हूं, सो 1 लाख रुपए कहीं गया नहीं, क्यों, क्योंकि 2022 में मैंने 10 लाख पे कर दिया है, ठीक है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट में से साइड कर रहे हैं 2022 में, 26 में, ओके ना, फिर 2027 में भी 1 लाख रुपए प्रॉफिट में साइड करेंगे, बट वो पैसा कहीं जाएगा नहीं, फिर अगले 2032 में फिर 10 साल के एग्रीमेंट करेंगे, उस समय वो पैसा जाएगा, अभी तो पैसा कहीं जा नहीं रहा है, अभी आई एम जस्ट राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि खर्च जो होता है उसको हम निकालते हैं ना कहीं से, ओके। देन क्या आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से, तो अगला आ रहा है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड होता क्या है गाइस कि जब डिविडेंड डिक्लेरेशन होता है तो उसको इमीडिएटली पे भी करना होता है कंपनी को, ओके। सो वो विद इन ईयर पे हो गया रहता है, ओके, दैट्स व्हाई ये भी आउटफ्लो में चला जाएगा, ओके, ठीक है। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, तो ये भी आउटफ्लो हो जाएगा, ओके, डन है। देन अगला है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा इनफ्लो ऑफ कैश। देन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, तो इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक इज इनफ्लो, ओके ना, क्यों, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रहता है, इंटरेस्ट जब बैंक से रिसीव होता है बैंक का पैसा बढ़ जाएगा हमारा, ओके। देन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज अ आउटफ्लो, ओके। फाइनल डिविडेंड पेड, दैट इज आउटफ्लो अगेन, ओके। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो मशीन मैंने सेल किया उस पर प्रॉफिट हुआ, दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश, ओके, इनफ्लो ऑफ कैश, ध्यान में, ठीक है, कैश इनफ्लो हुआ, बोलो प्रॉफिट का अमाउंट नहीं, प्रॉफिट का अमाउंट को कंसीडर नहीं करेंगे,
ये कैश तो इनफ्लो हुआ है अगर सेल किए तो, है ना। देन आ रहा है ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व होगा क्या कि मेरा प्रॉफिट 1 लाख का था। ओके, एंड इसमें से मैंने 2,000 रुपया क्या किया, जनरल रिजर्व में डाल दिया। सो जनरल रिजर्व में डाला, इट मींस व्हाट कि 2 लाख रुपया मैं यहां से उठाऊंगा। ओके ना, मैं ना इस 2 लाख रुपए को यहां से उठाऊंगा। ओके, और यहां लाके रख दूंगा। ओके, यहां 2,000 रुपया उठा के रख दूंगा, है ना। यहां से 2,000 रुपया हट गया, अब यहां पे बचा 98,000। ओके, यहाँ पे दिख रहा है 98,000, और ये मेरा पूरा बिजनेस का प्रीमाइसेस। तो 2,000 बिजनेस के अंदर ही तो है, इट मीन छोड़ के कहीं गया नहीं है, ये मेरे बिजनेस में ही अगले अलग साइड में अलग गड्डी में लगा के रख दिया है कि ये पैसा इस चीज का है, ठीक है ना। दैट्स वाई ये हमारा नो इफेक्ट दिखेगा। इस क्या दिखेगा, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन कैश। डन। सो हमने अब तक में अच्छा खासा कवर अप किया, एंड मैं बहुत ज्यादा देर का वीडियो नहीं कवर अप कर रहा हूं, इसलिए कि आपको भी समझ में आना चाहिए। ओके, एंड याद रहना चाहिए। तो गाइस अभी हमने फाइनली, ओके दिखा रहा हूं मैंने लगभग आपको कितने क्वेश्चंस करा दिए जिसमें आपको समझ में आएगा कि कहां जाए। तो 29 यहां कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। सो 29 प्लस 13 यहां पे है, प्लस 14 प्लस कितना करेंगे, 14 अगेन 6 प्लस किए, एंड देन और 2 है, दैट इज 14 प्लस 6। सो आई हैव डन 80 क्वेश्चन फॉर यू। ओके ना, 80 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। मानता हूं कि रिपीटेटिव है, बहुत कम समय में हमने 80 क्वेश्चन सॉल्व किया, बट हमने किया क्या है कि बार बार इतना ज्यादा इस क्वेश्चन को कर लिया है कि अब ये आपके माइंड में बैठ गया हो कौन सा कहां जाएगा। दैट्स वाई जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो हमें पता रहेगा क्या कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है ना। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ गुडविल होगा। ओके ना, डेप्रिसिएशन ऑफ गुडविल, तो ये भी नॉन कैश एक्सपेंस हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ये भी लाइक मतलब कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मैटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों जाके ऑपरेटिंग में ऐड होगा, ये इन्वेस्टिंग में माइनस होगा, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, ऐसा करेंगे। ओके, मतलब कि अब हमें समझ में आने लगा है कि कौन सा आइटम किधर जा रहा है। ओके ना, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ना हम लोग 2 साल का कवर अप करते हैं ना, 2 साल को एक साथ काउंट करते हैं, उसमें देखते हैं कैश बढ़ा या घटा है, ठीक है। तो अब हम ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मैंने 3 क्वेश्चन कैरी किया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ओके, एंड चांस है क्या आने का। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 3। सो मैं अगला अभी 3 वीडियो निकालने वाला हूं, जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग का एक वीडियो रहेगा जिसमें 3 क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर एक वीडियो रहेगा सिर्फ फाइनेंसिंग का, सॉरी इन्वेस्टिंग का, एंड देन लास्ट वीडियो रहेगा सिर्फ फाइनेंसिंग का। सो मैं कोशिश करूं कल या परसों तक मैं उन वीडियोस को निकाल दूं ताकि आप देख के समझ जाए, और आपको इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है अगर आपको कुछ नहीं आता है तो। बट अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको इससे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ पास करना है तो। बट इफ यू वांट टू ब्रिंग अ रैंक, लाइक आप रैंकर बनना चाहते हो तो आप और प्रैक्टिस कीजिए, लाइक आपकी प्रैक्टिस का कोई लाइक स्टॉपेज नहीं है। ओके, सिंपल सा बात है। बट इफ यू वांट कि जस्ट पास एंड लाइक कि हाँ भाई इतना से काम चल जाए, तो मैं ना अभी तो 3 क्वेश्चन तो ऑपरेटिंग का करा रहा हूँ, देन 3 क्वेश्चन इन्वेस्टिंग का कराऊंगा, 3 क्वेश्चन फाइनेंसिंग का कराऊंगा, फिर 3, 4, 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन में ना ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग तीनों को एक साथ कराऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको फुल कवरेज मिलेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या कैश हो रहा है, ठीक है, एंड यू विल फुल्ली क्रिस्टल क्लियर विथ योर क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जहां आपको डाउट बचेगा नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड देन उसके बाद हम लोग इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इश्यू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एंड देन ये क्या कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर, ये सारा करने वाले हैं। सो इन क्वेश्चंस में क्या रहेगा, थोड़ा टाइम लूंगा, लाइक 2 से 3 दिन या 4 दिन का तो अच्छा खासा टाइम लूंगा इसको प्रैक्टिस कराने में। ओके, एक दिन तो समझाने में लूंगा एंड देन 3-4 दिन प्रैक्टिस कराने में, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर, डिवेंचर, ये सब पोर्शन ज्यादा कवर अप करते हैं, क्वेश्चंस ज्यादा क्रिएट होते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली, ठीक है। सो आई ट्राई मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको कराऊं, आपको याद करा दूं, ताकि आप जब एग्जाम हॉल में जाएं यू विल नॉट फील फियर। ओके, लाइक आपको गेस क्वालिटी पे नहीं जाना पड़ेगा कि भाई बता दो यार इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, ऐसा नहीं बचना चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ओके, बाकी पता ही है सब भगवान के हिसाब से चलता है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है बस, ठीक है। कीप बिलीव ऑन योर ओन प्रिपरेशन,
दैट्स इट। आपको अपनी प्रिपरेशन विश्वास से बात खत्म। आपको अभी समझ में आ रहा है, आप पढ़ रहे हैं अभी, आपको अभी समझ में आ रहा है, दैट्स इट। सोने जाइए, सोइए, खाना खाइए, खाने खाने बैठिए तो खाना खाइए, उसके बारे में सोचिए मत कि हमको वो चीज याद है या नहीं। वो पढ़ाई के समय सोचिए, उस समय भी क्या कीजिए, तो आप जो चीज पढ़ रहे हो वो चीज समझ में आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है। लेकिन कोई और चीज आ रहा है नहीं आ रहा है, जब आप लाइक कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं टैक्स लॉ के बारे में, सो डोंट थिंक अबाउट दैट, ओके। क्योंकि आप उस समय उसी चीज को कीजिए। ये सीएस है, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है, इसमें सिलेबस जितना बड़ा है ना, इसका बुक ही ऑटो पे आता है, ठीक है। सो आप ये मत सोचिएगा पूरा याद कर जाएंगे, ठीक है, इस बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। सो इस वजह से आपको करना क्या है, बस आपको पढ़ लेना है, दैट्स इट, ठीक है। आपके बस में नहीं है कि आप पूरा याद ही कर देंगे, रट्टा मार देंगे, तब तो रैंक 1 हो जाएगा ना, फिर तो मैटर ही क्लोज है, ठीक है। सो आप ये मत सोचिए कि आपको याद हो रहा है, जस्ट कीप प्रिपरेशन, यू विल जस्ट सक्सीड, ओके। हैव अ नाइस डे गाइस, राधे राधे, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।